शांति। शांति शांति शांति। ओम। निवेदन है श्रीमान प्रकाश जी, कृपया अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद। वैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय प्रथम आहनिक के 7 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक में कोई शंका अथवा कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी रिया जी बोले। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते गुरुजी, चतुर्थ अध्याय प्रथम आनिक में जो छठा सूत्र है उसमें जो नीचे से तीसरी पंक्ति है गुरुजी, अथ अनेक द्रव्यवत द्वयानुकम, ये वाली पंक्ति गुरुजी। अथ अनेक द्रव्यवत द्वाणुकम। जी गुरुजी, यही वाली पंक्ति गुरुजी। ये हाँ। तो हमारी पुस्तक में यहाँ पर दीर्घ आकार दे रही है, तो वो तो गलत ही है ना, द्वयानुकम ही होगा ना, आ की मात्रा तो गलत होगी। नहीं, द्व्याणुकम ही है। द्वय अणुकम तो वो द्वाणुकम ही बन गया का सवर्ण दीर्घ होके। जी गुरुजी, मैं उसको द्वि और अणु का ऐसा समझ रही थी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, ये जो पंक्ति है इसका जो अर्थ कह रहे हैं कि जो अनेक द्रव्य वाले हैं वह द्वयाणुक हैं और तत् प्रत्यक्ष न तत् प्रत्यक्षम, उनका प्रत्यक्ष नहीं है और इसलिए वो महत परिमाणवत नहीं है और इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है। गुरुजी, ये पंक्ति एक बार फिर से समझा दीजिए, स्पष्ट नहीं हो पाई। जी, तो यहाँ पर 2 कारण बताए गए हैं, नहीं 3 कारण बताए गए हैं। किसी भी चीज के आंख से दिखने के लिए पहला वो महत होना चाहिए, बड़ी वस्तु होनी चाहिए। जी गुरुजी। दूसरा अनेक द्रव्यवत भी होना चाहिए, अर्थात वो बहुत सारी द्रव्यों से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। जी। और तीसरा उसमें रूप भी होना चाहिए, तब वो चीज दिखती है। तो ये 3 चीजें बताई हैं, उसमें से यहाँ पर कह रहे हैं कई चीजें जो है वो अनेक द्रव्य वाली तो हैं पर महत नहीं है, तो इस कारण से वो नहीं दिखती आंख से। तो इसी को यहाँ बता रहे हैं, अनेक द्रव्यवत द्वयाणुकम। द्वयाणुकम, द्वयाणुकम मतलब 2 अणु जिसमें हैं, तो वो एक नहीं रहा, अब 2 हो गए तो अनेक हो गया, अन एक है ना। अनेक द्रव्यवत तो वो शर्त पूरी कर दी उसने, द्वयाणुक ने, लेकिन उसका अनेक द्रव्य वाला होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। जी। इसलिए वह महत नहीं है। क्यों वो महत नहीं है, अर्थात बड़ी वस्तु नहीं है, इसलिए उसका नहीं होता प्रत्यक्ष। महत्ववत, महत परिमाणवत, उसी को खोल रहे हैं। अतः तत् न महत, अर्थात महत्ववत, अर्थात महति परिमाणवत, तस्मान न प्रत्यक्षम। तो क्योंकि वो बड़े महत परिमाण वाला नहीं है,
इसलिए वो आंख से नहीं दिखता। जी गुरुजी, स्पष्ट हुई बात। 3 चीजें हैं ना, तीनों ही शर्तें वहां घटनी चाहिए, तब प्रत्यक्ष जी होगा, आंख से दिखना होगा। जी जी गुरुजी, अभी स्पष्ट हो गई बात। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी। ठीक है, तो फिर हम 8वें सूत्र की भूमिका को देखते हैं। तो 8वें सूत्र की भूमिका मैं पढ़ रहा हूं। द्रव्याणाम चाक्षुष प्रत्यक्षत्व अप्रत्यक्षत्वे विधाय, अर्थात द्रव्यों के आंख से दिखने और न दिखने में जो व्यवस्था है उसको बताकर विधाय। गुणानाम उपलब्धि प्रदर्शयन, गुणों के गुणों का ज्ञान, गुणों की उपलब्धि दिखाते हुए प्रथमम रूप गुणस्य उपलब्धि ही प्रदर्श्यते, सबसे पहले रूप गुण की जो उपलब्धि है वो दिखाई जाती है सूत्रकार के द्वारा। तत्र च प्रकार द्वयम इत्युच्यते, और वो 2 प्रकार, उसके 2 प्रकार हैं ऐसा कहा जाता है। तो 8वां सूत्र है अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच रूपोपलब्धि ही। तो कहते हैं कि अनेक द्रव्यों के साथ में जुड़ जाने से और उनमें रूप विशेष प्रकट हो जाने से उनके रूप की उपलब्धि होती है। अर्थात रूप उनका दिखता है, किसी भी चीज का रूप दिखता है। तो रूप वाली सूक्ष्म बहुत सारी चीजें जिसमें रूप उद्बुद्ध नहीं भी है, ऐसी बहुत सारी चीजें यदि एक साथ आ जाती हैं, है ना, और फिर उनका रूप भी उसमें प्रकट हो जाता है, तब वहां पर उसके रूप की उपलब्धि होगी, अर्थात रूप जाना जाएगा। इसके भाष्य को देखते हैं। रूपोपलब्धि ही को खोलते हैं। रूप गुणस्य उपलब्धि ही प्रत्यक्षत्वम भवति। रूप गुण की उपलब्धि अर्थात दिखना, प्रत्यक्ष यह होता है। खलु अनेक द्रव्य समवायात, निश्चय से अनेक द्रव्य समवायात को खोलते हैं। अनेकानाम द्रव्याणाम समवायात संयोगात। तो रूप गुण का जो प्रत्यक्ष या आंख से दिखना कब होता है? अनेक द्रव्यों के समवायात संयोगात, उनके अनेक द्रव्यों के एक साथ मिल जाने से, उनका संयोग हो जाने से होता है। यह खलु रूप संस्कारः स खलु अनेकेषु द्रव्येषु समवेतेषु रूप गुणस्य उपलब्धि कारणम भवति। तो कहते हैं कि जो रूप या जो निश्चय से रूप संस्कार है, रूप संस्कार, संस्कार यहाँ पर जो सूक्ष्म वस्तु में रूप है परंतु वो दृश्य नहीं है, आंख की सीमा से बाहर है, तो उसको यहाँ रूप संस्कार कहा है। तो जो निश्चय से रूप संस्कार
है स खलु अनेकेषु द्रव्येषु समवेतेषु, तो वो जो रूप संस्कार है वह अनेक द्रव्यों में के जो समवेत हैं, एक साथ मिलाए गए हैं, युक्त हैं, रूप गुण की उपलब्धि का कारण हो जाते हैं। तो अर्थात जो अनेक द्रव्यों में जो एक साथ जुड़े हुए हैं उनमें जो रूप संस्कार है वो उनके रूप गुण की आंख से दिखने का कारण हो जाते हैं। रूप संस्कार सूक्ष्म है, अनुभूत रूप है, वो रूप संस्कार मात्र है ना। फिर आगे कहते हैं पृथिव्याम पार्थिवे अपसु तथा च आप्ये। ऐसे ही जैसे रूप की बात की वैसे ही पार्थिव जो द्रव्य हैं उनमें अर्थात पृथ्वी आदि में गंध की बात भी हम समझ सकते हैं। गंध अनुभूत रूप में है, लेकिन यह रूप भी ले सकते हैं क्योंकि पृथ्वी में भी तो रूप है और जल में भी रूप है, रूप को भी ले सकते हैं। तो पृथ्वी का जो एक परमाणु है वहां पर तो रूप जो है पृथ्वी के परमाणु में वो संस्कार मात्र रूप में है, अनुभूत रूप है। उसमें भी इसी तरह से समझ लेना चाहिए, ऐसे ही जल में भी समझ लेना चाहिए। अथच और भी रूप विशेषात विशिष्ट रूप गुणात, विशेष प्रकार के रूप गुण से अग्नौ ही रूप गुण विशेष तस्मादग्नौ तथा आग्नेये पदार्थे रूपस्योपलब्धि प्रत्यक्षत्वं भवति। अग्नि में निश्चय से रूप गुण विशेष होता है। तस्मात इसलिए अग्नौ अग्नि में तथा आग्नेय पदार्थ और आग्नेय पदार्थ में रूपस्य उपलब्धि प्रत्यक्षत्वं भवति। रूप की उपलब्धि, रूप का ज्ञान उसका प्रत्यक्ष होता ही है। तस्य अग्नेर नैजिक गुण विशेषत्वात्, वहां पर उस अग्नि के अपने नित्य गुण विशेष के वहां पर प्राप्त होने से या गुण होने के कारण से, वो विशेष गुण उसका होने के कारण से। ततो अन्यत्र तु रूप संस्कारादेव रूपम, तो अग्नि के अलावा अन्यत्र तो रूप संस्कार से ही रूप प्राप्त होता है। अग्नि वो रूप संस्कार देने वाला है। तो पृथ्वी में भी अगर रूप दिख रहा है तो वो अग्नि से रूप संस्कार उसमें आया हुआ है, ऐसा कहना चाहते हैं। जल में भी वो जो रूप का संस्कार है वो अपना रूप तो है नहीं, लेकिन वो रूप अग्नि के संस्कार से आया हुआ है। तो आगे कहते हैं तस्य आग्नेय नैजिक गुण विशेषत्व हो गया। तत्व अन्यत्र तू रूप संस्कार आदेव रूपम, ये हो गया हमारा। तो ये 8वां सूत्र हो गया। जी आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जो यहाँ पे द्रव्य की बात लिख रहे हैं, इसमें द्रव्य शब्द से 9 द्रव्यों का ही ग्रहण करना है ना? यहाँ पर जो द्रव्य है वो मुख्य रूप से जो पृथ्वी जल अग्नि वायु
इनको ग्रहण कर रहे हैं। परमाणु पृथ्वी, जल, जहां पर है, अग्नि, वायु। अच्छा। हाँ हाँ, जिनके परमाणु है ना, जी जी उनसे जी। अणु बनते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। तो फिर यहाँ पर कहते हैं अथ अन्येषु गुणेषु। तो कहते हैं भाई देखिए, रूप गुण की तो ये बात हो गई, और अन्य जो गुण हैं उनके बारे में क्या बात है। तो 9वें सूत्र में कहते हैं तेन रसगंध स्पर्शेषु ज्ञानम व्याख्यातम। तो जैसे रूप की बात समझी, अग्नि में रूप स्वाभाविक है, अन्य में अर्थात पृथ्वी और जल में जो रूप है वो अग्नि के संस्कार से, रूप संस्कार से गया हुआ है। तो ऐसे ही अन्य रस, गंध और स्पर्शों में भी जान लेना चाहिए। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। तथा तेन तथा प्रकारेण संस्कारेण गुण संस्कारेण अनेक द्रव्य समवायात तथा नैजिक गुण विशिष्टत्वेन गुण विशेषात रस गंध स्पर्शेषु ज्ञानम व्याख्यातम। गंधे रसे स्पर्शे ज्ञानम घ्राणेन्द्रिय जन्यम रसनेन्द्रिय जन्यम त्वगिंद्रिय जन्यम व्याख्यातम वेदितव्यम। तो कह रहे हैं उसी प्रकार का जो संस्कार है उसके द्वारा, जैसे रूप का संस्कार अग्नि के कारण से था, ऐसे ही उसी प्रकार के संस्कार के द्वारा अर्थात गुण संस्कारेण, गुण के संस्कार के द्वारा अनेक द्रव्य समवायत, और अनेक द्रव्यों का के साथ में मिल जाने से, तथा नैजिक गुण विशिष्टत्वेन, और उस स्थूलभूत का अपना जो गुण है उसमें विशेष है ही, अर्थात गुण विशेषात, उसका गुण विशेष होने से रसगंध स्पर्शेषु ज्ञानम व्याख्यातम। उसको खोलते हैं, गंधे रसे स्पर्शे ज्ञानम घ्राणेन्द्रिय जन्यम रसनेन्द्रिय जन्यम त्वगिंद्रिय जन्यम व्याख्यातम वेदितव्यम। तो इसी से जो है गंध में, रस में और स्पर्श में जो ज्ञान है वह घ्राणेन्द्रिय नासिका के द्वारा उत्पन्न, रसना इंद्रिय जिह्वा के द्वारा उत्पन्न, और त्वगिंद्रियजन्यम मतलब त्वचा जिसको कहते हैं स्पर्श इंद्रिय, उससे उत्पन्न व्याख्यातम वेदितव्यम, व्याख्या कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। खोल रहे हैं, तत्र पृथिव्याम पार्थिवे घ्राणेन गंधस्य ज्ञानम गुण विशेषात नैजिक गुण विशिष्टत्वात्। तो पृथ्वी में और पार्थिव जो द्रव्य हैं उनमें घ्राणेन गंधस्य अर्थात नासिका से गंध का ज्ञानम, गंध से ज्ञानम, गंध का ज्ञान गुण विशेषात अर्थात नैजिक गुण विशिष्टत्वात्, पृथ्वी में अपने स्वाभाविक गुण, अब पृथ्वी का अपना स्वाभाविक गुण सबसे अलग होने के कारण से है। अन्यत्राप्सु तथा आप्ये गंध संस्कार
ऋण अनेक द्रव्य समवायात। ऐसे ही जलों में भी तो यहाँ पर एक मिनट, तो तत्र पृथिव्यां पार्थिवे घ्राणेन गंधस्य ज्ञानम गुण विशेषात नैजिक गुण विशिष्टत्वात् ये हो गया था। अन्यत्र अपसु तथा आप्य गंध संस्कारेण अनेक द्रव्य समवायात। तो जल में तथा आप्य और जो जलीय द्रव्य हैं उनमें तो गंध संस्कार के द्वारा अनेक द्रव्यों के मिल जाने से वहां भी हमें गंध का, सुगंध दुर्गंध का भाव होता है। अपसु तथा आप्य रसनया रसज्ञानम। तो जल में तथा जलीय द्रव्यों में रसना के द्वारा अर्थात जिह्वा इंद्रिय के द्वारा रस का ज्ञान, रस विशेषात नैजिक गुण विशिष्टत्वात्, रस विशेष होने के कारण से, उसका अपने गुण से युक्त होने के कारण से, स्वाभाविक गुण से युक्त होने के कारण से। अन्यत्र पृथिव्यां पार्थिवे च रस संस्कारेण अनेक द्रव्य समवायात् भवति। तो जल क्या, जल में तो वो अपने स्वाभाविक गुण के कारण से वहां पर रस पता चलता है, लेकिन दूसरे स्थान पे जैसे पृथ्वी और पार्थिव द्रव्यों में जो रस संस्कार है वो जल का है। ठीक है, उसका रस संस्कार जल से आ रहा है और उसमें अनेक द्रव्यों का के साथ में होने से पार्थिव वस्तुओं में भी जो है रस का ज्ञान होता है। एवं वायु वायव्य त्वगिंद्रियण स्पर्श ज्ञानम। इस प्रकार से वायु में और वायवीय द्रव्यों में त्वचा इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। वो कैसे होता है? स्पर्श विशेषात नैजिको गुण विशिष्टत्वात्। तो वो जो स्पर्श का, वायु के स्पर्श का जो ज्ञान है वो वायु में स्वाभाविक जो स्पर्श गुण है उसके कारण से होता है। अन्यत्र, अच्छा, दूसरी चीजों में जैसे पृथिव्याम, पृथ्वी में, और पार्थिवे और पृथ्वी से बनी वस्तुओं में, अपसु तथा आप्य, आप्य जल में और जलीय द्रव्यों में, तथा अग्नौ, अग्नि, आग्नेय, अग्नि मतलब अग्नौ मतलब अग्नि में और अग्नि से बनी अग्नियों में स्पर्श संस्कारेण, स्पर्श का संस्कार रहता है वहां पर, और अनेक द्रव्य समवायात, और वहां पर अनेक द्रव्य साथ में रहते हैं, अर्थात परमाणु साथ में रहते हैं, रहने के कारण से स्पर्श की अनुभूति वहां पर होती है। किसमें? पृथ्वी, जल और अग्नि तीनों में स्पर्श की अनुभूति वायु, अर्थात वायु का जो स्पर्श संस्कार है वो वहां पर होने के कारण से वहां स्पर्श की अनुभूति होती है। इति विजयम, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर इंदिरा जी कृपया बोल सकते हैं अनम्यूट करके। सर जी, मैं नेजिक का अर्थ पूछ रही थी, मुझे लगा अब आपने नैजिक बता दिया स्वाभाविक। स्वाभाविक। हाँ, हाँ जी, अब हाँ ये जी, सेकंड स्वाभाविक है। पैराग्राफ भी क्लियर हो गया। थैंक यू, धन्यवाद जी। ठीक है जी, हाँ, हाथ नीचे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अपने को व्याख्या मिल रही है उससे हमें स्पष्ट पता चल रहा है
कि जो स्वाभाविकता है वो एक एक गुण की अपने में है, लेकिन अन्यों में अगर हमारा कहीं गुण दिख रहा है तो वो उसका संस्कार मात्र वहां पर है। और संस्कार का मतलब वहां पर द्रव्य, जो संस्कार होता है वो बिना द्रव्य के तो संस्कार हो नहीं सकता। तो द्रव्य वहां पर मतलब थोड़े रूप में वहां पर उपस्थित है, सहयोग कर रहा है, ऐसा अपने लोग समझेंगे। फिर कहते हैं रस गंध स्पर्शेषु ज्ञानम उक्तम कथम न तत्र प्रत्यक्षम। तो भाई रस गंध और स्पर्श इनमें ज्ञान अर्थात उनकी अनुभूति होना कहा गया, वहां प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहा गया? सामान्य रूप से प्रत्यक्ष सभी को कहते हैं, लेकिन यहां पर केवल रूप को ही प्रत्यक्ष ऐसा थोड़ा बताया गया है। इस तरह से विवक्षा है, कहने का ढंग है। तो इसके बारे में कहते हैं तस्य अभावाद व्यभिचारः। ये 10वां सूत्र है। तो समय हमारा हो चुका है, तो 10वें सूत्र को हम अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। इतना ही रखते हैं। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी नमस्ते। को सादर नमस्ते जी। प्रणाम आचार्य जी।